हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूके के हाई कोर्ट की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है। यूके के हाई कोर्ट ने विजय माल्या को बैंकरप्ट मतलब दिवालिया घोषित कर दिया है। और अगर आप ये हेडलाइन देखते हैं, जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, लंदन का जो हाई कोर्ट है उसने विजय माल्या को बैंकरप्ट दिवालिया घोषित किया है। और इंडियन बैंक्स के लिए यहाँ पे अच्छी बात है, क्योंकि इंडियन बैंक्स का जो बकाया था, इंडियन बैंक्स ने जो लोन दिया था विजय माल्या को, उसकी रिकवरी के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इंडिया के लिए और जो बैंक्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी न्यूज़ है। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि विजय माल्या का जो ये पूरा केस है, किस तरह से, कितना इनका बकाया है, कितनी रिकवरी हो चुकी है और किस तरह से ये डिसीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। सो बिफोर वी मूव, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। देखिए, जो पैटिशनर्स हैं, लगभग 13 बैंकों का ये ग्रुप था और एसबीआई इस ग्रुप को लीड कर रहा था। और इस ग्रुप ने यहाँ पे पेटिशन लगाई थी यूके के हाई कोर्ट के अंदर कि हमारा जो लोन है, हमने काफ़ी सारा लोन दिया हुआ है यहाँ पे विजय माल्या को और इसकी जो कंपनीज़ हैं, और ये जो लोन है उस पर डिफ़ॉल्ट कर गया है। मतलब लोन इन्होंने लिया है, पैसा लिया है और पैसा चुका नहीं रहे हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये पटिशन आपके ब्रिटिश हाई कोर्ट, लंदन हाई कोर्ट में फाइल किया गया था। और यहाँ पे लंदन हाई कोर्ट की तरफ से ये बैंकरप्सी ऑर्डर ग्रांट किया गया है। बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है? बैंकरप्सी या फिर कोई पर्सन है या इंडिविजुअल, कोई कंपनी है या जो भी है, उसको जब बैंकरप्ट घोषित किया जाता है, इसका मतलब होता है बैंकरप्ट वो पर्सन हो गया है। इसका मतलब है कि वो अपने डेट को रिपे नहीं कर सकता है। उस पर जो उधार है, उसने जो उधार ले रखा है, वो उसको रिपे नहीं कर सकता। दैट पर्सन डज नॉट हैव द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू रिपे इट्स आउटस्टैंडिंग डेट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, जब बैंकरप्सी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बैंकरप्सी क्या है? एक तरह का लीगल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा, ये अलाउ कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि ये जो पर्सन है या जो कंपनी है, इसके असेट्स को आप जो है मॉडिफाई कर सकते हो, रिसेल कर सकते हो, अपना उधार वापस लेने के लिए। आपका जो उधार है, आपका जो पैसा है, उसको लेने के लिए आप इसके एसेट्स को मीज़र इवेलुएट कर सकते हो ताकि आपका जो पैसा है वो वापस मिल सके। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे विजय माल्या को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। हालांकि विजय माल्या की टीम ने इसको जो है काफ़ी अपोज भी किया। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और यहाँ पे ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता यूके में। तो यूके की जो कोर्ट है, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिल रहा कि आप आने वाले टाइम में अपना जो बकाया है, अपना जो उधार है, उसको चुकाएंगे। तो इसलिए ये अच्छी न्यूज़ है। और इससे क्या होगा, जितने भी ये जो बैंक्स हैं, ओके, जो 13 बैंक्स हैं जिसको एसबीआई लीड कर रहा है, ये आगे परस्यू कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड फ्रीजिंग ऑर्डर टू सीक द रिपेमेंट ऑफ द डेट। ओके, इंडिया के अंदर जो असेट्स हैं उनके ऊपर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। और जो वर्ल्ड वाइड आपके जो अक्रॉस मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इसको ये जो बैंकरप्ट वाला ऑर्डर है, ये लेने में हेल्प मिलेगी। और इसके साथ ही जो विजय माल्या की कंपनी है या विजय माल्या के जो असेट्स हैं उनको अटैच करने में भी हेल्प मिलेगी। पूरे इशू को अगर हम देखें, विजय माल्या वाला जो इशू है, तो विजय माल्या के ऊपर चार्जेस हैं फ्रॉड के, मनी लॉन्ड्रिंग के, चीटिंग के, क्रिमिनल कंस्पिरेसी के। और इनके ऊपर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का बकाया है। एंड द थिंग इज़ दैट इसकी शुरुआत होती है जो किंग फिशर है, किंग फिशर एयरलाइंस है। किंग फिशर एयरलाइंस की 2005 में शुरुआत होती है और बहुत मतलब एक एम्बिशियस वे में यहाँ पे विजय माल्या इसको स्टार्ट करते हैं। और लेकिन ये केवल डोमेस्टिक ऑपरेशंस ही कर पाती है ना, क्योंकि पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए आपको ऑपरेट करना होता है, उसके बाद आपको इंटरनेशनल लेवल की फ़्लाइट अलाउ की जाती है। तो ये विजय माल्या चाहते हैं कि किंगफिशर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी ऑपरेट करें। तो इसी परस्यूट के अंदर ये क्या करते हैं, एयर डेक्कन, जो कि बेंगलोर बेस्ड एक आपका कंपनी होती है, एयर डेक्कन को एक्विजिट कर लेते हैं, इसका अधिग्रहण कर लेते हैं 2007 में। इसके बाद मुश्किलें बढ़ जाती हैं, किंगफिशर आपका लॉस में जाना स्टार्ट होती है और ये जो लॉस है बढ़ता जाता है ओवर द ईयर्स। और फाइनली 2012 के अंदर आपकी किंगफिशर बंद हो जाती है। और यहाँ पे बैंकों का जो लोन होता है, बैंकों का जो उधार होता है, वो भी डूबना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट एक ये रहेगा कि जहाँ काफ़ी पहले से ये विजय माल्या या जो इनकी कंपनीज है वो डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट करती हैं, लेकिन फिर भी जो बैंक हैं वो लोन देना स्टार्ट रखते हैं। जनरली क्या होता है, अगर कोई इंडिविजुअल या कंपनी लोन को डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो बैंक्स लोन देना बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे लोन देना जारी रखा जाता है और सिक्योरिटी के रूप में। जैसे आप बैंक में लोन देने जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी देनी होती है कि ज़मीन के कागज़, फ्लैट के कागज़ दीजिए। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के रूप में आपके स्टेशनरी हो गया, स्टेशनरी आइटम है या जो ट्रेडमार्क है, ओके, जिसकी आज वैल्यू 5-6 करोड़ के आसपास ही है। तो इस तरह की चीज़ों को आपने कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखा और बिल्कुल बहुत ही केयरलेस वे के अंदर लोन देना जारी रखा। और इसका नुकसान ये हुआ कि इतने करोड़, हज़ारों करोड़ रुपए का आपका बकाया है और बैंकों को इतना नुकसान हुआ है। काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई इज़ देयर, सेबी इज़ देयर। और
जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाता है कि हम इसको डिटेन करते हैं विजय माल्या को इन केसेस में, तो विजय माल्या यहाँ देश छोड़ के चला जाता है 2016 के अंदर, और चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं बैंकों के लिए भी, इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 2019 के अंदर 2019 के अंदर इसको इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है, भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है अंडर द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। और इस एक्ट में क्या होता है, ये जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट है, इसमें कोई भी इंडिविजुअल अगर इसका 100 करोड़ या उससे ज़्यादा बकाया है और वो भारत छोड़ के भाग जाता है ना, ताकि उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग ना हो, तो उसको भगोड़ा घोषित कर सकते हैं। और इसी केस में विजय माल्या को घोषित किया गया, जो कि इंडिया का फर्स्ट पर्सन है टू बी डिक्लेयर्ड एज अ फ्यूजिटिव ऑफेंडर। ये ऑर्डर पास किया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का ये एक्ट है, इसके अंडर में इस ऑर्डर को पास किया गया है। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अब ऐसी प्रॉपर्टीज, विजय माल्या की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि केस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उनको भी अटैच किया जा सकता है, कन्फिस्केट किया जा सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे लास्ट मंथ न्यूज़ थी कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने लगभग 9,000 करोड़ से ज़्यादा के एसेट अटैच कर लिए थे, जिसमें ये तीनों शामिल है, विजय माल्या, नीरव मोदी एंड मेहुल चोकसी। इन तीनों का मिलके बैंकों के ऊपर लगभग 22,500 करोड़ रुपए के आसपास बकाया है। फाइन। और इन तीनों के एसेट्स को अटैच किया गया था ईडी की तरफ से। और अगर हम बात करें माल्या के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे जो यूनाइटेड ब्रीवरेज है, जो किंगफिशर ब्रीवरेज और ये सब इसका ब्रांड है, तो इसके लगभग 5,800 करोड़ रुपए के शेयर जो है बेचे गए थे। ये शेयर अटैच किए हुए थे ईडी ने, और ये हैंडओवर किए गए थे बैंकों को, और वहाँ पे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने इन शेयर को बेचा था, और बैंकों को लगभग 5,800 करोड़ रुपए यहाँ पे अपने वापस मिले थे। तो ये अच्छी न्यूज़ है। और ओवरऑल इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जो रिसेंट ऑर्डर है हाई कोर्ट का, यूके के हाई कोर्ट का, इसको डिस्कस करते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इंडियन बैंक्स के लिए रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि माल्या ने इसके अगेंस्ट में अपील की थी कि ये जो है हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में उन्होंने अपील भी किया था, लेकिन कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। रीज़न यही दिया गया कि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है आने वाले टाइम में आप अपना डेट जो है, कर्जा जो है, चुकाने वाले हो। विजय माल्या के ऊपर ऑलरेडी एक्स्ट्राडिशन की प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब इनको यूके से इंडिया लाने की बात की जा रही है, और इंडिया लाके इनके ऊपर प्रॉपर केस चलाया जाएगा, जो भी क्रिमिनल चार्जेस है उसके अकॉर्डिंग, लैंड ऑफ द लॉ के अकॉर्डिंग इन पे केस चलेगा। तो एक्स्ट्राडिशन की प्रोसीडिंग भी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, और हम होप करते हैं जल्दी ही इनको इंडिया लाया जाएगा और इस तरह से प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक वीडियो है जिसमें आप मेहुल चौकसी और नीरव मोदी वाला जो केस है उसको भी जान सकते हैं। इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच रहेगा, उस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शन है उसकी प्राइस आपका 1 अगस्त से बढ़ने वाली है, तो अभी आप जा सकते हैं। अभी 35% का डिस्काउंट चल रहा है। 1 साल की प्राइस लगभग 57,000 रुपीज़ है, जिसमें आपके UPSC की कंप्लीट प्रिपरेशन इंक्लूड है, GS प्लस ऑप्शनल इंक्लूड है, और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। GS के अंदर आपको 80 नंबर ऑफ टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, और आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड होगा विदाउट एडिशनल चार्जेस। लोन फैसिलिटी का लिंक भी है। 20 बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, हिंदी इंग्लिश में ये बुक्स हैं, जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। पुट द कोड RBLIVE टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं, जिसमें डेली डाउट सॉल्विंग है, पर्सनल मेंटरिंग है। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं, सो दिस इज द फीस स्ट्रक्चर ओनली फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। 28 जुलाई से आपके नए बैचेज स्टार्ट हैं, तो जो भी बच्चे 21, 22 या 23 की तैयारी कर रहे हैं, वो इन बैचेज में एनरोल करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे सुबह 11 बजे आपका कॉम्बैट होता है, जिसके अंदर आपको 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी सारे एक्साइटिंग प्राइसेस जीत सकते हैं। यूज़ द अनलॉक कोड RBLIVE, ओके। और इसका लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस।